इस वीडियो में हम ये पाठ करते हैं कि अध्याय हॉब्स के जो इंग्लैंड का विचारक है उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में अपने विचार रखेंगे। राज्य की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस संबंध में हमें इतिहास से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। अतः राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कल्पनाओं का सहारा लिया गया, तर्क का सहारा लिया गया। सामाजिक समझौते सिद्धांत के अनुसार राज्य एक दैवीय संस्था में होकर मानव निर्मित एक कृत्रिम संस्था है जो मनुष्य के परस्पर समझौते का परिणाम है। इस संबंध में संविदावादी विचारक हमारे सामने प्रमुख रूप से आते हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो। इन्हें संविदावादी या समझौतेवादी विचारक के नाम से राजनीतिक इतिहास में जाना जाता है। हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत के संबंध के जो विचार है उसमें तात्कालिक समय की जो परिस्थितियां हैं इंग्लैंड की, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हॉब्स इंग्लैंड का रहने वाला था। उसके समय वहाँ पर शासक चार्ल्स प्रथम था और उसके समय में इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था। एक तरफ क्राउनबेल के नेतृत्व में संसद के समर्थक थे तो दूसरी ओर राजा के समर्थकों में शक्ति के लिए संघर्ष चल रहा था। हॉब्स चार्ल्स द्वितीय का जो शिक्षक था, शिष्य था, हॉब्स चार्ल्स द्वितीय का गुरु था, यानी चार्ल्स द्वितीय हॉब्स का शिष्य था। अतः राज परिवार से संबंधित होने के कारण हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवायथन में समाज में अराजकता और अव्यवस्था को दूर करने के लिए निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। इसके लिए उसने राजतंत्र को पुष्ट करने के लिए अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कुछ बिंदुओं के द्वारा उसे समझाया है या पुष्ट किया है। मानव स्वभाव की व्यवस्था, प्राकृतिक अवस्था, समझौते के कारण, समझौते का स्वरूप, समझौते के बाद राजसत्ता का स्वरूप, संप्रभुता का स्वरूप और उसके सामाजिक समझौते की विशेषताओं को इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं मानव स्वभाव की व्याख्या। हॉब्स मानव स्वभाव की एकाकी व्याख्या करता है। हॉब्स पर वैज्ञानिक मानवतावाद का प्रभाव पड़ा था, अतः उसने कहा था भौतिक नियमों की भांति मानवीय व्यवहार में भी नियम बनाए जा सकते हैं। हॉब्स ने मानव को एक असामाजिक प्राणी माना। मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप स्वार्थ भावना से प्रेरित तथा संचालित होते हैं। इसलिए उसने मानव को स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी प्राणी माना है, जिसमें आसुरी गुण जैसे ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट आदि गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, जिसमें दया, प्रेम आदि के थोड़े गुण भी यद्यपि विद्यमान रहते हैं, लेकिन इन गुणों की जो मात्रा है वो इतनी कम है कि और आश्रय गुण उन पर इतने भारी है कि जो नैतिकता का पक्ष है या अच्छे गुणों का जो पक्ष है वो ढक जाता है। हॉब्स का कहना है कि मानव इन अच्छे गुणों का प्रयोग भी अपने स्वार्थपूर्ति के लिए करता है। उसके संपूर्ण व्यवहार के पीछे एक ही नियम है, वह है आत्म संरक्षण, जिसका अर्थ है व्यक्तिगत जैविक अस्तित्व का बने रहना। वह शुभ है जो उस उद्देश्य की पूर्ति करे और वह अशुभ है जो इस उद्देश्य के विपरीत है। इस प्रकार मानव के आधारभूत जो प्रवृत्ति है वह स्वार्थ की और स्वार्थ पूर्ति के लिए वह बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक सभी व्यापारिक क्रियाकलाप उसके केंद्रित रहते हैं। सहयोग का कोई स्थान जीवन में नहीं है, ऐसा हॉब्स का मानना है।
इस प्रकार मानव स्वभाव की वह एकाकी व्याख्या असामाजिक प्राणी के रूप में हमारे सामने करता है। फिर आपसे अपने प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों पर आता है। राज संस्था के अस्तित्व में हाब्स ने एक अराजकता या प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की। उसने मानव प्रकृति की मानव की जो प्राकृतिक अवस्था है उसको पूर्व सामाजिक दशा कहा है, जिसमें मानव जीवन नारकीय, असहज, दुर्वह एवं हर्षपूर्ण। प्राकृतिक दशा जीवन हिंसा प्रधान था। आश्रय गुणों की प्रधानता के कारण मानव जीवन भयंकर और अव्यवस्थित था। इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संघर्ष था। प्राकृतिक अवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम या कहावत चरितार्थ होती थी, अर्थात मत्स्य न्याय, जो कौटिल्य ने मत्स्य न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसा ही हाब्स ने भी कहा है कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, दीन, पवित्र, पाश्विक और क्षणिक है। इस प्रकार मानव स्वभाव संबंधी जो हाब्स की व्याख्या है उसमें उसके 3 निर्णय सामने आते हैं। प्रथम, इसमें नैतिकता का सर्वथा अभाव था। सत्य असत्य का कोई ज्ञान नहीं था। दूसरा, न्याय अन्याय के लिए जीवन में कोई स्थान नहीं था। तृतीय, इस अवस्था में प्राकृतिक या व्यक्तिक संपत्ति का अभाव था। इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हुए वह समझौते के कारणों पर आता है कि व्यक्ति इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था से निजात पाने के लिए आपस में समझौता करता है। मानव स्वभाव झगड़ालू, स्वार्थी, द्वेष आदि होने के कारण प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष की स्थिति से बचने के लिए व्यक्तियों ने परस्पर मिलकर समझौता किया। दूसरे शब्दों में हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था को इसलिए त्याज्य बतलाया कि इसमें व्यक्ति का जीवन दीनहीन, पाश्विक और अपवित्र था। व्यक्ति का जीवन संघर्षों के कारण असुरक्षित था, क्षणभंगुर था, इसलिए इस अवस्था से निजात पाना आवश्यक था। लेकिन हाब्स इस अवस्था को पूर्ण रूप से जीवन के लिए त्याज्य नहीं बताता। उसका कहना है कि जीवन प्राकृतिक अवस्था में भी चलता था। उसके भी कुछ नियम थे जिनसे समाज में शांति, सहयोग का वातावरण बन सकता था। उसमें वो कुछ नियम बताता है कि प्रत्येक मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में शांति के लिए वहाँ तक प्रयत्न करना चाहिए जहाँ तक सफलता की आशा हो। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि दूसरे व्यक्ति उसकी शांति और सुरक्षा की जो इच्छा है उसका आदर करे, तो उसका कर्तव्य है कि वह दूसरों की भी इस इच्छा का आदर करे। तीसरा जो नियम पर बतलाता है कि व्यक्तियों को अपने समझौतों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार इन 3 नियमों के सार को हम हाब्स के शब्दों में इस प्रकार से बतला सकते हैं कि दूसरों के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा अपने लिए चाहते हो। इस कारण से इन नियमों की सहायता के लिए या ऐसा वातावरण निर्मित करने के लिए जिसमें शांति और सहयोग संभव हो सके, हाब्स की जो प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति वो समझौते के लिए प्रेरित है। अब समझौते के स्वरूप के संबंध में कि व्यक्तियों में जो प्राकृतिक समझौता होता है उसका स्वरूप कैसा था। हाब्स एक ही समझौता करता है, जैसे वह सामाजिक समझौता और राजनीतिक समझौता दोनों का समन्वय हो जाता है, जिसमें राज्य और समाज की स्थापना एक साथ होती है। प्राकृतिक अवस्था में एक
व्यक्ति ने अन्य व्यक्तियों से इस शर्त पर समझौता किया कि मैं अपने ऊपर इस व्यक्ति को शासन करने का अधिकार इस शर्त पर प्रदान करता हूँ कि तुम भी अपने ऊपर इसे शासन करने का अधिकार प्रदान करोगे और इसकी आज्ञाओं का पालन करोगे। इस प्रकार व्यक्तियों ने आत्म सुरक्षा के अधिकार को छोड़कर, जी आत्मरक्षा के अधिकार को छोड़कर शेष अधिकारों का समर्पण शासक को कर दिया। यहीं से हाब्स के लेवायथन का निर्माण होता है। मानव दैव तिमिरलिंग लेवायथन एक विशालकाय समुद्री जीव होता है। उसकी तुलना हाब्स ने राज्य से की है या संप्रभु शासक से की है, इसीलिए उसने अपने संप्रभु का नाम लेवायथन रखा है, जिसके अंतर्गत सारे संस्था, सारे व्यक्ति, सारे नियम, सारे कानून कायदे आ जाते हैं, वो सबसे सर्वोच्च है। अब सामाजिक समझौते से संप्रभुता का जो स्वरूप है, राष्ट्रता का जो स्वरूप है, वो कैसा आता है? हाब्स बताता है कि हाब्स अपने समझौते में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। आत्मरक्षा के अधिकार के अतिरिक्त व्यक्ति अपने राज्य के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता। जिस सत्ता को वह अपने अधिकारों का समर्पण करता है, वह एक व्यक्ति है जो राजा है और उसके आदेशों के अधीन सारी व्यक्ति, सारे संस्थाएं आएंगे। इसी से निकलता है संप्रभुता का स्वरूप। हाब्स अपने समझौते में वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार संप्रभु व्यक्ति के आदेश ही कानून है। राज्य में शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए लेवायथन किसी भी प्रकार के आदेश दे सकता है, जिसके आदेशों का पालन व्यक्ति को करना ही पड़ता है। उनके उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति दंड का भागी होता है। बगैर उसकी आज्ञा के कोई व्यक्ति उसके आदेशों का उल्लंघन यदि करता है तो वह दंड का भागी होगा। इस प्रकार हाब्स राज्य के उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, वो समझौते सिद्धांत के द्वारा राज्य की उत्पत्ति को संभव बतलाता है कि मानव स्वभाव की जो प्राकृतिक अवस्था में जो स्वभाव है, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करके प्राकृतिक अवस्था के जीवन की आने वाली समस्याएं, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए व्यक्ति आपस में मिलकर सामाजिक समझौता करते हैं और राज्य संस्था का निर्माण करते हैं। इसी समझौते से समाज और राज्य दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है। अब हम उनकी कुछ विशेषताएं बताएंगे कि हाब्स ने एक ही समझौता किया जो सामाजिक है और राजनीतिक है। दूसरा, शासक समझौते का पक्षधर नहीं है, अतः वह जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है। यहीं से हाब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक बनता है। आत्मरक्षा के अधिकार को छोड़कर अन्य किसी भी परिस्थिति में शासक के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता। व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह आत्मरक्षा के अलावा यदि जीवन पर संकट आ जाए तो ही उसके आदेशों का उल्लंघन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। व्यक्ति साध्य है और राज्य व्यक्ति के हितों की पूर्ति के एक साधन है। हाब्स के समझौते से यह अवधारणा भी ध्वनित होती है। इसी प्रकार से संप्रभुता अविभाज्य है। इस प्रकार हाब्स राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन अपने जो लेवायथन ग्रंथ है उसमें करता है, जिससे कि राज्य की उत्पत्ति उस एक समझौते का परिणाम और राज्य को एक कृत्रिम संस्था घोषित हाब्स करता है। धन्यवाद।